हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू। चैप्टर है हमारा प्रजनन। क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वहाँ इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो बात एक ही है, प्रजनन बोल दो, जीव जनन कैसे करते हैं एक ही बात है। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, पादपों में जनन, उसके बाद जंतुओं में जनन कैसे होते हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। तो एग्जाम्पलर में जो भी सवाल दिए हुए हैं एमसीक्यू, हम उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसा कि करते आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। तो ये है अध्याय 8। अध्याय 8, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं यानी कि जीवों में प्रजनन। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई जीवों को सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। दो प्रकार के जनन होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक, है ना, अलैंगिक और लैंगिक। तो इनमें से कौन सा है जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो यहाँ देखो, केला के अंदर होता है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। ईस्ट के अंदर बडिंग होता है यानी कि मुकुलन होता है। ईस्ट के अंदर, खमीर के अंदर याद रखेंगे आप, मुकुलन। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन। तो ये सारे जो है ना, ये सारे जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ये सारे के सारे प्रकार हैं अलैंगिक प्रजनन के। ये है कायिक प्रवर्धन, ये है बडिंग यानी कि मुकुलन, और ये है द्विविखंडन। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 बी हमारा राइट आंसर है। कुत्ता के अंदर क्या होगा, लैंगिक प्रजनन। पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं। पुष्प में नर और मादा युग्मकों यानी कि जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं और जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, है ना, यानी कि मेल गैमिट नर युग्मक और फीमेल गैमिट यानी कि मादा युग्मक। तो मेल सेक्स सेल्स ये किसके अंदर होते हैं, पोलेन के अंदर होते हैं। और पोलेन ये कहाँ पे बनता है, परागकोश में। परागकोश बोले तो एंथर, परागकोश। और ये जो फीमेल सेक्स सेल है यानी कि मादा युग्मक ये होते क्या है, ये एग है। और ये कहाँ होते हैं, अंडाशय में, ओवरी में, अंडाशय में। तो परागकोश और अंडाशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो पोलेन है ये पोलेन सेक्स सेल नहीं है, पोलेन के अंदर सेक्स सेल होता है ना। पोलेन के अंदर गैमीट होता है, पोलेन के अंदर युग्मक होता है। पोलेन युग्मक नहीं है, ये युग्मक है लेकिन पोलेन युग्मक नहीं है। पोलेन के अंदर शुक्राणु होता है, वो युग्मक होता है। और पोलेन बनता है एंथर में। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, है ना, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर ये एग होता है। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। लैंगिक प्रजनन जो है फूलों में कैसे होगा, पहले पोलेन का ट्रांसफर होगा, नर वाले भाग से मादा वाले भाग में क्या होगा, पोलेन का ट्रांसफर होगा। उससे हम लोग पोलिनेशन बोलेंगे, उससे हम लोग परागण बोलेंगे। परागण के बाद क्या होगा, शुक्राणु पहुंचेगा अंडाणु के पास यानी एग के पास, तो निषेचन होगा। निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा और उसके बाद नवोद्भिद। नवोद्भिद का मतलब होता है सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब होता है सीड से नया प्लांट का बनना, सीड से नए पौधे का उगना, बीज से नए पौधे का उगना। तो सबसे पहले परागण होगा, तब जाकर के निषेचन होगा, तब जाकर के एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद क्या होगा, बीज से नया पौधा उगेगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। जनन की अलैंगिक विधि से, तो अलैंगिक विधि से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें समानताएं बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा समानताएं होती है। उन्हें हम क्लोन भी बोल देते हैं कि एग्जैक्ट क्या है, सिमिलर ही है। तो अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, तो ये सही है। अलैंगिक जनन में ये नर मादा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एक ही जनक होता है और एक ही जनक काफ़ी है बच्चे पैदा करने के लिए। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सॉरी काटना नहीं है, ये सही है। हमसे क्या पूछा है, क्योंकि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर 1 और 2 हमारा सही है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में आप जानते हो
कि माता पिता ये दोनों होते हैं। और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, शुक्राणु अंडाणु ये आपस में निषेचित होते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। और यही कारण है कि अलैंगिक प्रजनन से जो बच्चे पैदा लेते हैं यानी कि जो संतति उत्पन्न होते हैं उनमें समानताएं अधिक होती हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनकों से संतति में संप्रेषण होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? जनकों से संतति यानी पेरेंट से जो लक्षण है वो बच्चों में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं एक्चुअल में किस में मौजूद होते हैं? तो आप सभी जानते हो डीएनए, है ना। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है, क्रोमोजोम का ट्रांसफर होता है ना, 23 क्रोमोजोम माता से 23 क्रोमोजोम पिता से। तो क्रोमोजोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन, तो जीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 23 माता से 23 पिता से, अलग अलग जीवों में क्रोमोजोम्स की संख्या अलग अलग होती है। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? क्या प्रदर्शित करते हैं? जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? तो जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं। ऐसा तो नहीं होता ना लैंगिक प्रजनन में, ऐसा तो नहीं होता ना कि एग्जैक्ट माँ बाप के जैसा ही बच्चा हो। कुछ समानताएं होती है तो कुछ जो है ये होती है विविधताएं होती है ना। समानताएं और असमानताएं दोनों होती है जब जनकों से संतति में लक्षण जो है संप्रेषित होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो डी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल समानताएं केवल विविधताएं हम नहीं बोल सकते हैं, ये बात आप जानते हो। केवल समानताएं नहीं होती है और ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाते हैं। कुछ समानताएं होती है तो कुछ विविधताएं होती है। अमीबा, स्पायरोगैरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो अमीबा के अंदर होता है द्विविखंडन, है ना। स्पायरोगैरा के अंदर होता है विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, और ईस्ट के अंदर होता है बडिंग यानी कि मुकुलन। और ये सारे जो है प्रकार हैं अलैंगिक प्रजनन के। तो ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ये सभी एक कोशिक है नहीं, अमीबा जो है एक कोशिकीय है, ईस्ट एक कोशिकीय है, जबकि स्पायरोगैरा ये तो शैवाल है, बहुकोशिकीय है। स्पायरोगैरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा एक फिलामेंट है, ये एक पूरा फिलामेंट है। और यही क्या है ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स हैं, 1 2 3, और ये तीनों ही फ्रेगमेंट्स जो है ये 3 नए स्पायरोगैरा बन जाते हैं। तो तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, है ना, हर टुकड़ा अपने आप में एक नया स्पायरोगैरा बन जाएगा। तो ये है विखंडन, ये है विखंडन बोल दो या खंडन बोल दो। इंग्लिश हिंदी में तो खंडन भी बोलते हैं, विखंडन भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इससे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है, मलेरिया परजीवी है, इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? बहुविभाजन, बहुविखंडन, है ना, मल्टीपल फिजन। जैसे अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन द्विविखंडन, इसके अंदर होता है बहुविखंडन। एक कोशिका कई सारे कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? पुष्पी पौधों में क्या होगा? पुष्पी पौधों में पहले शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों आपस में निषेचित होंगे, है ना, निषेचित होंगे। तो निषेचन तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कहीं पर। निषेचन के बाद युग्मक बनेगा, युग्मक बनेगा पहले। तो युग्मक यहाँ भी है, सॉरी कि स्पर्म एंड एग ये पहले आपस में फर्टिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? स्पर्म और एग ये युग्मक बनेंगे। तो युग्मक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ भी है, मतलब बी और सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे यानी कि निषेचित होंगे, निषेचन होगा, तब जाकर के युग्मनज बनेगा यानी कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा, और एम्ब्रियो के बाद वापस से वही सीडलिंग, है ना, बीज से नया पौधा उगेगा। तो ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्र की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में, जैसे माँ बाप में 46 क्रोमोजोम्स है, तो बच्चों में भी क्या होता है? बच्चों में भी क्या होते हैं कि 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। माता में भी 46 क्रोमोजोम्स, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो माता में भी 46, पिता में भी 46 और बच्चों में भी 46। ऐसा क्या होता है कि ये संख्या जो है समान बनी रहती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब युग्मक का निर्माण हो रहा होता है, जब युग्मक का निर्माण हो रहा होता है यानी कि पिता के अंदर, फादर के अंदर जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है और माता के अंदर जब एग का प्रोडक्शन हो रहा होता है, इस समय ये जो क्रोमोजोम्स की संख्या है ये आधी हो जाती है, ये आधी हो जाती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्र की संख्या का आधा रह जाना, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणुधानियां लगी होती है? बीजाणुधानियां किसको बोलते हैं? ये स्पोरेंजियम को बोलते हैं। ये स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम, ये एक स्पोरेंजियम है। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। और ये इसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हाइफे बोलते हैं, हाइफे। तो हाइफे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही जो स्पोरेंजियम है, जब ये फट जाता है तो ये स्पोर्स जो है हवा में फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ वो गिरेंगे वहाँ पर नया राइजोपस ग्रो कर जाएगा। ये राइजोपस है, ठीक है ना। राइजोपस ये कवक है जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? जो कायिक प्रवर्धन है ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है ना, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। तो पुष्प इसमें शामिल नहीं होगा। अगर पुष्प प्रजनन में शामिल है मतलब लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन में पुष्प जो है शामिल होता है। अगर ये अलैंगिक प्रजनन है तो यहाँ पर पुष्प का रोल नहीं होगा। पुष्प के अलावा जो भी पार्ट है वो हो सकते हैं। तो जिसमें भी पुष्प है उसको आप काट दो यहाँ पर, है ना। ए में है, सी में है, डी में है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तना, जड़ें, पत्तियाँ, इन सब से अगर हम नए प्लांट को उगाते हैं तो वो अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा और कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो जो आपने राइजोपस देखा वही राइजोपस जो है यहाँ पर ग्रो कर जाता है, वही राइजोपस ग्रो कर जाता है। और उसमें आपने क्या देखा? उसमें होते हैं स्पोरेंजियम जिसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। यही स्पोर्स क्या है, फटेंगे, फिर इसके ऊपर सारे स्पोर्स जो है गिर जाएंगे। यहाँ पर उनको एक अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा और वापस से नए नए राइजोपस ग्रो कर जाएंगे। तो बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, यही स्पोर्स का होना। डबल रोटी में नमी और पोषक की उपलब्धता, यानी कि एक अनुकूल परिस्थिति, एक अनुकूल परिस्थिति भी जो है इन सारे स्पोर्स को, इन बीजाणुओं को मिल जाती है, जिसके कारण ये नए राइजोपस में ग्रो कर जाते हैं। तो 1 और 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नलिकाकार शाखित हाइफे की मौजूदगी, देखो हाइफे जो है ना, ये जो हम जिसे हम हाइफे बोल रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है राइजोपस के अंदर, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। यानी प्रजनन में इनका कोई रोल नहीं होता है, प्रजनन में इनका कोई रोल नहीं होता है। प्रजनन में इस स्पोरेंजियम का रोल होता है क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स हैं। पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? जो पराग नली है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जो पराग नली है, यहाँ जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे पहले पोलन ग्रेन आता है, वहीं से क्या है कि पराग नली का निर्माण होता है और ऐसे चल करके ये जो बीजांड होता है उसके अंदर घुस जाता है ना, बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर घुस जाता है। जिस रास्ते से घुसता है ना, जिस पॉइंट से घुसता है उसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो ये जो लंबाई है ये डिपेंड करती है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर पराग कण और बीजांड के बीच की दूरी पर, है ना, इसके बीच की दूरी पर, यहाँ से लेकर के और ये जो बीजांड है, ओव्यूल है, इनके बीच में दूरी कितनी है, इस पर इसकी लंबाई जो है डिपेंड करती है। मान लो बीजांड अगर यहीं पे होता तो बस इतनी सी लंबाई होती। पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पुष्प के बारे में बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है सही है। पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, गलत हो जाएगा। हमेशा उभयलिंगी हो जरूरी नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प यानी या तो वो मादा होगा या तो नर होगा। वो जो फूल है या तो मादा होगा या तो नर होगा, तो उसे हम लोग एक लिंगी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो आप इसमें पपाया, जो आपके बुक में है एनसीईआरटी में, पपाया एंड वाटरमेलन, पपीता और तरबूज। इन दोनों पौधों में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, है ना, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो हमेशा उभयलिंगी हो ये जरूरी नहीं है। बाइसेक्सुअल का भी एग्जाम्पल याद रखो आप। बाइसेक्सुअल में आपको याद रखना है हिबिस्कस, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ये दोनों आपको याद रखने हैं। उभयलिंगी का मतलब आप समझ रहे हो ना कि नर जनन भाग भी होगा, एक ही फूल के अंदर नर जनन भाग भी होगा और मादा जनन भाग भी होगा।
तो ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा कि जड़ है, तना है, पत्ती है, और जैसे ही लैंगिक जनन की बात आए मतलब वहाँ पर पुष्प जो है शामिल है। ये पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, ये पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, कहना गलत हो जाएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही पुष्प पाए जाते हैं, बाकी सारे में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कहना कि सभी वर्गों में पाए जाते हैं गलत हो जाएगा। निषेचन के बाद इसमें फल बनते हैं, सही है। तो 2 और 4 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताना है। इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, अगर दोनों हो जाएंगे तो उभयलिंगी कहलाएंगे, तो ये नहीं होगा। इनमें या तो पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर, ठीक है, या तो पुंकेसर या तो नर जनन भाग होगा, या स्त्रीकेसर मतलब या तो मादा जनन भाग होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो ये सही है। इनमें परागन होता है, तो इनमें परागन होता है, बिल्कुल होता है। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि आई थिंक पर परागन। एक सौ परागन होता है और ये शायद पर परागन होता है, देख लेना आप, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब, क्योंकि एक लिंगी है तो 100 परागन इसमें नहीं हो पाएगा। वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो सही है। देखो फल उत्पन्न कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है ना। फल जो उत्पन्न है वो तो अंडाशय से होता है। तो अगर पुंकेसर ही है, केवल एक लिंगी पुष्प है और केवल पुंकेसर है, तो फल कहाँ से उत्पन्न होगा? एक लिंगी पुष्प हो और उसमें मादा जनन भाग हो तो उसमें अंडाशय मिलेगा, तब जाकर के फल उत्पन्न होगा। तो अगर एक लिंगी पुष्प में केवल पुंकेसर है तो फल उत्पन्न नहीं होगा, तो ये भी कहना सही है। 2, 3, 4 हमारा राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लैंगिक जनन के बारे में बताना है। इसमें 2 प्रकार के युग्मक की आवश्यकता होती है, सही है, शुक्राणु और अंडाणु। निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है, ये भी सही है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज होते हैं, निषेचन कहलाता है। इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है, ये भी सही है। इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है। देखो क्लोन होती है मतलब एग्जैक्ट सिमिलर होती है, तो ये तो अलैंगिक प्रजनन में हो सकता है, लैंगिक में नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक जनन में आप जानते हो कुछ विविधताएं तो आती ही है, और क्लोन का मतलब हो गया कि बिल्कुल समान, विविधताएं बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अलैंगिक प्रजनन में पॉसिबल है, लैंगिक में नहीं। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 सी हमारा राइट आंसर। चित्र 8.1 में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? जो ए है ये क्या है? प्लूम्यूल है ना, यानी कि प्रांकुर है। इससे क्या डेवलप होगा? शूट, यानी कि प्रारोह। जो बी है ये है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन बोले तो बीज पत्र, इसमें खाना स्टोर्ड होता है। और जो सी है वो है रेडिकल। इससे क्या विकसित होती है? रूट, जड़। तो ए में है प्रांकुर, बी में है बीजपत्र, ए में है प्रांकुर, बी में है बीजपत्र और सी में है मूलांकुर। सी हमारा राइट आंसर। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधताएं पाई जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधताएं पाई जाती है, क्योंकि अलैंगिक वाले में तो क्लोन भी हो सकता है और समानताएं नहीं होती है उनमें। लैंगिक जनन में तो विविधताएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के 2 जनकों से आता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर क्या है? 2 जनकों से अनुवांशिक पदार्थ आता है, माता से और पिता से। माता पिता दोनों क्या है? मनुष्य है ना, तो एक ही प्रजाति के हैं ना दोनों, माता पिता एक ही प्रजाति के हैं, और उन दोनों से क्या होता है कि अनुवांशिक पदार्थ आता है। तो माता के अंदर कुछ कैरेक्टर, पिता के अंदर कुछ कैरेक्टर, तो कुछ कैरेक्टर बच्चों में एज इट इज हो जाता है, कुछ कैरेक्टर जो है नए डेवलप होते हैं, और वही डिफरेंस होता है। जो नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वही डिफरेंस होता है, वही विविधता जो है होती है बच्चों के अंदर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि, जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखे। डी हमारा राइट आंसर। अगर मनुष्य बच्चे पैदा करना बंद कर दे तो एक टाइम आएगा कि मनुष्य
जो प्रजाति है ये धरती से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जनन करना अनिवार्य है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता बनी रहे। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। प्यूबर्टी के बाद जो लड़के होते हैं उनमें काफ़ी सारे बदलाव जो है तेजी के साथ आते हैं, जिनमें से एक है आवाज़ का भारी होना, डीप वॉइस, है ना, आवाज़ का भारी होना। दूध के दांत का टूटना, ये तो प्यूबर्टी से पहले भी टूटता रहता है। कद का बढ़ना, तो बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद जो है उसका जो कद है वो बढ़ता रहता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि प्यूबर्टी के बाद बढ़ता है कद जो है लगातार बढ़ता रहता है जन्म के बाद से ही। वजन का बढ़ना, जैसे जैसे कद बढ़ेगा उम्र बढ़ेगी, वजन भी जो है बढ़ता रहता है। लेकिन आवाज़ का भारी हो जाना ये प्यूबर्टी के बाद होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रवस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? मतलब स्त्रियों में वो घटना कौन सी है जो इस चीज़ को बतला रही है कि हाँ अब जो स्त्री है वो रिप्रोडक्टिव हो चुकी है, यानी अब जो है बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये है रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन। पुरुषों में वृषण कोश, वृक्षण नहीं होगा यहाँ पर, वृषण होगा, ठीक है, यानी कि स्क्रॉटम, यहाँ पर श होगा। वृषण कोश यानी कि स्क्रॉटम। तो जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटम के अंदर ही होता है। जो टेस्टिस होता है ये स्क्रॉटम है, ये स्क्रॉटम है और ये टेस्टिस। दो टेस्टिस होते हैं, एक स्क्रॉटम होता है। तो ये जो टेस्टिस है ये स्क्रॉटम के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है शुक्राणु बनने में, शुक्राणु यानी कि स्पर्म के बनने में। तो स्पर्म के बनने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। ये टेम्परेचर ही प्रोवाइड करने के लिए जो टेस्टिस है ये स्क्रॉटम के अंदर होता है, और स्क्रॉटम जो है या फिर बोल दो टेस्टिस जो है हमारे बॉडी से बाहर होता है पुरुषों में। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यौवन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है प्यूबर्टी के आरंभ होने पर। प्यूबर्टी के आरंभ होने पर क्या होगा? जनन कोशिकाओं का निर्माण। देखो प्यूबर्टी के आरंभ होने के बाद क्या होता है? जनन कोशिकाओं का निर्माण यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, ये जो है शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होना स्टार्ट हो जाता है। अपरा का विकास, कहाँ से लाते हैं ये लोग वर्ड? अपरा हम बोलते हैं यहाँ पर प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का विकास किस में होगा? महिलाओं में होगा ना, पुरुषों में थोड़ी ना होगा। वृषण मतलब क्या? पुरुषों की बात की जा रही है यहाँ पर। एस्ट्रोजन का स्राव महिलाओं में होगा। नर जनन अंगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? शुक्राणु बना इसमें वृषण में, अस्थायी रूप से बनने के बाद ये आकर के संचित होता है इस अधिवृषण में यानी कि एपिडिडाइमिस में। उसके बाद क्या होगा? जब इजैकुलेशन होना होगा यानी जब वीर्य का स्खलन होना होगा उस समय क्या होगा? ये शुक्राणु जो है ऐसे इस रास्ते से होकर वास डिफरेंस से होते हुए, वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक, यहाँ से होते हुए मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकलेगा, है ना। तो वृषण से शुक्रवाहक देन मूत्र मार्ग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा वैसेक्टमी, है ना, वैसेक्टमी यानी कि पुरुष नसबंदी। तो जो व्यक्ति अपना नसबंदी करा ले वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वैसेक्टमी में देखो, वैसेक्टमी वास डिफरेंस को ना यहाँ पर बांध दिया जाता है ना। वास डिफरेंस को जो है बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो वीर्य बाहर निकलेगा यहाँ से, इसमें सब कुछ होगा लेकिन स्पर्म नहीं होगा, शुक्राणु नहीं होगा, क्योंकि यहीं से ना इसी वास डिफरेंस से होकर के शुक्राणु जो है इस मूत्र मार्ग में आता है। तो अगर हम बीच से ही रास्ता को ब्लॉक कर दे, बांध दे, तो क्या होगा? वीर्य में शुक्राणु नहीं आएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वैसेक्टमी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही महिलाओं के अंदर फैलोपियन ट्यूब को बांधा जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टमी, क्योंकि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो महिलाओं के अंदर जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों को मिलने से रोक देंगे, फैलोपियन ट्यूब को ही बांध देंगे। न अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलेंगे और ना ही कोई नया बच्चा पैदा लेगा। तो स्त्री नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, जबकि पुरुष नसबंदी को हम लोग वैसेक्टमी बोलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है? तो देखो सिफिलिस है, ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। HIV एड्स वायरल डिजीज। गनोरिया भी जो है बैक्टीरियल डिजीज है। जो हेपेटाइटिस है, देखो हेपेटाइटिस में भी जो हेपेटाइटिस बी होता है ना, ये यौन संचारित रोग होता है। बाकी सारे जो होते हैं वो यौन संचारित नहीं होते हैं। तो केवल हेपेटाइटिस लिखा हुआ है तो हम यौन संचारित रोग नहीं बोलेंगे, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है ये यौन संचारित रोग होता है। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए इसको। आपको बताना है अंडे का उत्पादन कहाँ पर होता है ना। ये एक मादा प्रजनन तंत्र को दिखलाया गया है। अंडे का जो उत्पादन है इस अंडाशय में होता है। 2 अंडाशय महिलाओं के अंदर होती है, तो ये है ओवरी। तो अंडे का जो उत्पादन है ये अंडाशय में होता है ना, अंडाशय में होता है। निषेचन का स्थल, मैंने अभी आपसे कहा जो निषेचन जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये पूरा जो है फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अंडा इसमें पहुँचेगा और इधर से क्या होगा, शुक्राणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जो है आपस में निषेचित होंगे इस फैलोपियन ट्यूब में। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको बांध देंगे ताकि ये दोनों आपस में मिले ही नहीं। तो उसी को हम लोग ट्यूबेक्टमी बोलेंगे। तो ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसी को हम ये भी बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं। डिंबवाहिनी नलिका बोल सकते हो आप, है ना, डिंबवाहिनी नलिका हिंदी में। तो निषेचन का स्थल है फैलोपियन ट्यूब, डिंबवाहिनी नलिका। अंडे का उत्पादन जो होगा अंडाशय में यानी कि ओवरी में। आरोपण का स्थल, आरोपण का स्थल ये क्या हो जाएगा, गर्भाशय, गर्भाशय यानी कि यूटरस। शुक्राणु का प्रवेश योनि से, योनि से यानी कि वेजाइना से। एक सवाल ये है, देखो एक अंडे और उसके युग्मनज के बीच गुणसूत्र संख्या का क्या अनुपात होगा। देखिए जो अंडा है ये तो गैमीट है, गैमीट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं। आप मनुष्य को ले लो, मनुष्य के अंदर जो अंडा होता है महिलाओं के अंदर, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। जबकि जो युग्मनज होता है उसके अंदर 46 होती है। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि शुक्राणु जो है अनुवांशिक दृष्टि से किस प्रकार अंडे से भिन्न होता है। तो अंडे में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, वो X होता है, जबकि शुक्राणु के अंदर X भी हो सकता है या Y भी हो सकता है। तो ये अंतर है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर जाकर के समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।